हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन विथ डॉक्टर आलम। और इस स्पेशल इवनिंग पे हमारे साथ मौजूद हैं अलमास फातिमा, फ्यूचर डॉक्टर अलमास फातिमा, जो नीट 2024 को क्रैक करते हुए एडमिशन हासिल की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में। और आज इस मुलाकात में उनसे उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे और कुछ टिप्स लेंगे उनसे, कुछ पर्सनल टाइम मैनेजमेंट का, कुछ तैयारी का, और बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो अलमास, वेलकम है आपका थैंक यू इस चैनल पे। और आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बारे में सबसे पहले बताएं, और किस काउंसलिंग के तहत अलॉट हुआ है उसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। मेरा नाम अलमास फातिमा, मुझे जीएमसी मधेपुरा अलॉट हुआ है। तो जैसे कि काउंसलिंग्स होते हैं तो उसमें राउंड्स होते हैं, तो मुझे जो जीएमसी मधेपुरा है वो फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है। मतलब स्टेट काउंसलिंग में कि ऑल इंडिया काउंसलिंग? स्टेट काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया में मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, क्योंकि जो मेरे ऑप्शंस थे मतलब वो यूपी और इधर नॉर्थ के कॉलेजेस के थे। तो एज वी ऑल नो कि उधर के कट ऑफ्स हाई जाते हैं। आपके टोटल स्कोर 656 हुए। और ऑल इंडिया रैंक? ऑल इंडिया रैंक 21,576। हाँ, ये आपको याद है, ये बड़ी बात है। क्योंकि मतलब फाइनल है तो याद तो रहेगा ही, आपका है। लेकिन मैं ये बात इसलिए बड़ा कह रहा हूँ क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इस बार नीट का जो रिजल्ट है वो कई बार निकला है। एक ही एग्जाम के रिजल्ट कई बार आए, ठीक है। कभी ग्रेस मार्क्स जोड़ के, कभी घटा के, और ग्रेस मार्क्स पहले था भी नहीं, ये किसी को पता नहीं था। तो अब फिर उसके बाद 5 नंबर का लफड़ा, तो इसलिए फिर रैंक भी बार बार आया। जी भाई, 5 नंबर की वजह से लाइक 12,000 रैंक मेरा आगे की तरफ बढ़ा आगे की तरफ। अच्छा, तो ये मतलब थोड़ा सा उस समय वो था कि डिमोटिवेटिंग कि 5 नंबर, कुछ फाइनल में कुछ कंक्लूजन निकला नहीं उतने सारे। अच्छा, मतलब आपका छूट सकता था, ऐसा रैंक था। जी। मतलब उतने सारे वो हुए जो कोर्ट्स वगैरह में जो भी हुए सब जान रहे हैं। ये तो उस वजह से सबको पता है कि लाइक था कि कुछ पॉजिटिव आएगा उसका जो भी होगा रिजल्ट। लेकिन एट द लास्ट कुछ हुआ नहीं। 5 नंबर सबके ऑलमोस्ट 4 लाख बच्चों के 5 नंबर कटे थे, ठीक है। तो फिर उस वजह से जिनका नहीं कटा उनका 3-4 हजार रैंक आगे की तरफ बढ़ा था, ऊपर की तरफ गया था, उनके लिए पॉजिटिव था। और जिनका घटा उनके 1,000 से 1,500 रैंक पीछे की तरफ हुआ था। ठीक है। तो जिस दिन वो फाइनल रिजल्ट आया तो उस दिन काफी ज्यादा नेगेटिव माहौल था कि मतलब जितना मिलना था वो भी नहीं हुआ, एट द लास्ट कुछ हुआ नहीं। ये मैं आगे पूछने ही वाला था कि एग्जाम के दिन जैसे ही रिजल्ट देखा तो उस समय तो मतलब होश उड़ने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, कि स्कोर ऐसा और रैंक ऐसा। मतलब उस दिन तो जैसे कैलकुलेट सब इंसान एग्जाम के बाद करता है, तो सबने किया तो 656 आ रहा था, ठीक है। तो काफी लोग था कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये कॉलेजेस चॉइस के थे कि ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, वो कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन जैसे सुबह में 4 तारीख को क्या हुआ कि सुबह में वो आंसर की रिलीज कर रहा है। 4 को ही सुबह में आंसर की रिलीज कर रहा है। तो वो क्वेश्चन पे बोला कि 2 और 4 ऑप्शन दोनों सही है तो बोनस मिलेगा। और फिर शाम में 5 बजे के करीब वो रिजल्ट एक ही बार अनाउंस कर रहा है। तो मार्क्स तो बढ़े हुए हैं, लेकिन जब रैंक देख रहे हैं तो सबके होश उड़े हुए। लाइक पहले तो काउंट करना पड़ा था कि 1/10 में गड़बड़ी तो नहीं हो गई, 1000 10,000 मतलब काफी ज्यादा, कितने 100% रैंक वेरी किया था। तो वो तो काफी शॉकिंग था। तो इस तरह से फिर काउंसलिंग के लिए गए आप? स्टेट काउंसलिंग से फर्स्ट काउंसलिंग में लाइक फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट हो गया। तो ऑप्शंस होता है, अपग्रेड करा सकते हैं या तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो मेरा था कि अगर मिला है तो अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। एक सेफ साइड रहेगा कि अगर कुछ ना हुआ तो ये तो मेरा सेफ मतलब फिक्स हो ही गया। तो फिर मैंने सेकेंड में भी वही कॉलेज मिला। तो फिर एट द लास्ट फिर उसके बाद से जितना सीट मैट्रिक्स देख के पता चल रहा है कि कुछ होने वाला है नहीं, इसमें भी कुछ चल रहा है, कुछ ऑलमोस्ट सारे मतलब जो मिल गया सबर करो। जी बस उसी पे फिक्स हो गया, क्योंकि सीट्स वगैरह भी कॉलेजेस में नहीं थे। जितना फिल करना था वो ऑलमोस्ट 90% वो सेकंड राउंड तक फिल कर चुका था। तो थर्ड राउंड में फिर वो क्या ही अपग्रेड करता। तो इस बार मैंने उसी कॉलेज में सेकंड राउंड में एडमिशन फाइनल कर ही लिया। अच्छा,
एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सर। तो ये जो हाई कट ऑफ जा रहा है, जी अभी अभी उसी सब की बातें हो रही थी कि ये रैंक देख के होश उड़ा। जी ये जो हाई कट ऑफ जा रहा है, इसमें कई स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं, हम लोगों से मिलते हैं, वो डीमोटिवेट हो जा रहे हैं कि इतना करके ये हो। तो अब सवाल उठता है कि जो सामने है अभी फिलहाल तो वही सच्चाई है। हाँ, इट इज एक्सपेक्टेड कि इसी तरह का कट ऑफ हर साल थोड़ा ही रहेगा, लेकिन तब भी जिस तरह से पहले 4-5 साल पहले तक 590 और 595 पे मिलती थी सरकारी MBBS कॉलेज, अब ये कट ऑफ काफ़ी हाई चला जा रहा है। तो एनीवेज इस साल का तो स्पेशल, इसको हटा भी दे तब भी 615 भी अगर जा रहा है तो वो हाई ही है, 610 भी जा रहा है तो हाई ही है। तो ये जो 4-5 साल में रहा है, और इसमें से मेजर जो 1-2 साल आपका इंटेंस प्रिपरेशन का रहा होगा, उसमें ये कैसे आपने फोकस किया कि ये हाई कट ऑफ को हम टैकल कर सके, अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? जी, तो सबसे पहली बात हाई कट ऑफ, हाँ ठीक है, सबके माइंड में है हाई कट ऑफ है, लेकिन बात क्या है कि जितना सीट है उतना तो कॉलेजेस मतलब उतने तो फिक्स हो हैं, उतने बच्चे हर साल जाएंगे, लो कट ऑफ जाए या हाई कट ऑफ जाए। तो इंसान को प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी चाहिए कि कट ऑफ कितना भी मतलब एक मैक्स टू मैक्स जिसे तो हम उसको क्रॉस कर सकें, ठीक है। तो एक माइंड में वो लेके ये नहीं चलता है कि मतलब जो पिछले साल मिनिमम कट ऑफ था उसके जस्ट अप्रॉक्स मेरे को बस वही क्रॉस करना है, ऐसे तो माइंड में लाना ही नहीं है। आप हमेशा आगे का सोचिए, तब आपका उसके 5-7 नंबर अगर कम भी आएगा फिर भी आप एक मतलब पार है कि आप सेफ जोन में कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आप अपने प्रिपरेशन उस हिसाब से करिए। लेकिन होता है ना कि जो मिनिमम ठीक है 600 प्लस आ जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो आप पहले ही उस हिसाब से प्रिपरेशन ही मत करिए, आप पहले ही हायर कट ऑफ सोच के उस हिसाब से करिएगा। तो आप जितना कम सोचिएगा ऑब्वियसली उससे कम ही आता है। तो आप ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन करिए तो उससे ज़्यादा आएगा। और हाई कट ऑफ तो मतलब सब जान रहे हैं कि ये ऑनलाइन के रिवोल्यूशन की वजह से काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हर एक मतलब 10 में से 9 बच्चा सक्षम है प्रिपरेशन करने के ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। हाँ, उसको एक क्लिक पे आंसर मिल जा रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है, उसका फाइनेंशियली वीक भी है तो वो भी उसको हेल्प हो जा रहा है, उतना कुछ है नहीं तो हम किसी को पढ़ने से रोक सकते नहीं है, सबका अपना कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो सबके पास अपने अपने चांसेस है, बस हमको अपना इतना करना है कि लाइक हम एक सीट सिक्योर कर सके अपना उतने 1000 बच्चों में। हाई कट ऑफ आ जा रहा है तो हाई कट ऑफ आ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि सीट खाली रह रहा है, सीट तो फिल हो रहा है और मेरे को सीट के अंदर आना है। तो हाँ, हमें एक सीट लेना है जी, तो हम उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो उसमें अलमास ये जो कट ऑफ हाई जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो MCQ का प्रैक्टिस है जी जी उसका इम्पोर्टेंस एकदम से ही कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया है जी, ऐसा लगता है ना आपको? हाँ, मतलब कि वो प्रैक्टिस तो एकदम क्या पहले भी था लेकिन अब कुछ ज्यादा ही है। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का लाइक पहले क्या था कि मतलब 2019 तक थोड़ा बहुत NCERT के बाहर भी क्वेश्चन आते थे तो सारे बच्चे उतने तक अप्रोच कर ही नहीं पाते थे। तो कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो फुल आउट ऑफ फुल नहीं आए, 720 आउट ऑफ 720 नहीं आए तो कट ऑफ उतना हाई नहीं गया। लेकिन 2020 से जो स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड किया है उस वजह से बच्चा कन्फाइंड हो गया कि मुझे बस NCERT ही पढ़ना है, ठीक है, उसके आगे कोई है ही नहीं रास्ता, उसके आगे कहीं जाना ही नहीं है। तो फिर उस वजह से भी बच्चों का भी मेहनत है, ठीक है, और वो NCERT स्ट्रिक्ट किया गया। मतलब NCERT को पहले भी कहा जाता था कि वो बाइबल है, लेकिन तो वो अब वो और बड़ी बात हो गई कि नहीं, अब वो बाइबल से भी कुछ बड़ी है, अब वही है, जो भी है सब अब NCERT ही सब कुछ वही है। पहले हाँ था कि थोड़ा बहुत इधर उधर से भी क्वेश्चंस आते थे, जैसे आप प्रीवियस ईयर देखिएगा पहले का तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि NCERT में नहीं है, ठीक है। तो पहले था कि स्ट्रिक्टली लाइक 100% NCERT नहीं होता था, ठीक है। अब तो मेरे को लगता है कि अगर कॉमा भी पूछ रहा वो भी पूछ रहा, फुल स्टॉप भी पूछ रहा तो वो NCERT से ही पूछ सकता है। हो। ऐसा एकदम लाइक 110% वो NCERT बेस्ड हो गया। और एक वैसा ही क्वेश्चन इस साल था जो 5 नंबर वाला जो लफड़ा हुआ था, वो एकदम लाइक पिछले NCERT में कुछ था और इस बार लास्ट मोमेंट पे NCERT वो चेंज किया, फिर उसमें वो करेक्ट किया। जी तो इस बार के NCERT में दिया हुआ बिल्कुल सही था। जी, इस बार सही किया। तो अभी इससे पहले तक प्रोफेसर नहीं ध्यान दिए। हम लोगों ने कहा था कि वो एक आंसर
आंसर उसका सही है, जी। लेकिन अब एनटीए जो है 2 आंसर दे रहा था, जी। वो पुराना नया आंसर दोनों भाई जो वो सही है वो देंगे ना, दोनों तो को सही वो नया वाले में था। बच्चे क्लेम कर रहे थे कि मतलब जो पहले से ड्रॉपर हैं वो क्या लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी नहीं चेंज करने जाएंगे, तो वो तो पिछला ही एनसीईआरटी पढ़ के आए हुए हैं ना, तो वो उस हिसाब से वो दिया था। लेकिन लास्ट में इतना सब कुछ हुआ केस वगैरह कि वो उसको हटा ही दिया, उस बात को हटा ही दिया, वो एक ही नए वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिर आंसर रखा वो। अच्छा अच्छा, तो अलमास इसमें हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि एनसीईआरटी की बात हो रही है तो इसमें थोड़ी सी और हो जाए कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस था, डेफिनेटली था, जी कभी भी था, लेकिन बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस था। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है और कि फिजिक्स में भी जी बीच केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो था ही, जी। केमिस्ट्री का भी धीरे धीरे काफ़ी जोर हो गया था कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों करना होगा। हम लोग के टाइम में सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री गाइड से कर लेते थे हम लोग। लेकिन अब आपको क्या लगता है ये एग्जाम सब क्रैक करने के बाद कि एनसीईआरटी अब फिजिक्स कितना इम्पोर्टेंट है? ठीक है, फिजिक्स तो एज ऑल नो कि सबको ऑलमोस्ट बच्चे को थोड़ा टफ लगता है। फिजिक्स में स्कोर आपका 39 जी 39 था, जी। तो केमिस्ट्री में 43 और बायो में 87 बायो में out of 87, 90। ओके। ठीक है, तो एनसीईआरटी फिजिक्स, हाँ हाँ तो एनसीईआरटी फिजिक्स का बात है कि फिजिक्स से सब कोई डरता है, ठीक है, और फिजिक्स का एनसीईआरटी का लैंग्वेज सबको पता है कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जल्दी समझ में नहीं आता, और कहीं एनसीईआरटी पढ़ाया नहीं जाता है, जैसे कि स्कूल्स वगैरह में होते थे लाइन बाय लाइन, तो वैसे तो प्रिपरेशन टाइम में होता नहीं है, ठीक है, हाँ, तो वैसा हाँ। पॉसिबल नहीं है पढ़ना। लेकिन कुछ चीजें हैं लाइक आप उसके इंटेक्स क्वेश्चन वो आपके हाथ में है, ठीक है, अच्छा उसके अच्छा, इंटेक्स क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो बहुत जरूरी है। मतलब एनसीईआरटी भी questions? फिजिक्स में भी उसके क्वेश्चन जी इंपॉर्टेंट बिल्कुल है? जरूरी है। अच्छा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उसको लाइन लाइन बाय बाय लाइन, हाँ हाँ, बायोकेमिस्ट्री की तरह पढ़े, लेकिन वो उसमें पॉसिबल जो नहीं है। थीम है, जो जी आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जी, उसके एग्जांपल्स हो गए, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस हो गए, उसके जो पॉइंट्स टू एक्सरसाइज पॉन्डर हो गए। पॉइंट्स टू पॉन्डर जैसे, और मैं तो बोलूंगी मॉडर्न फिजिक्स में लाइक आप अगर एक बार एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं तो लाइक बहुत बेहतर होगा कुछ मतलब चैप्टर्स में। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स में तो खासकर ऐसे ही आते हैं कि वो डायरेक्ट उठा के दे देते हैं, फिजिक्स में भी जी डायरेक्ट वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी तो वो डेटा भी नहीं चेंज करते हैं, कभी कभी डेटा भी चेंज कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। ये इम्पोर्टेंस है जी फिजिक्स में भी एनसीईआरटी बिल्कुल, लोग इग्नोर करते हैं, तो नहीं मतलब अब ये नहीं मैं बोलूंगी कि लाइक आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़े एकदम बायोलॉजी की तरह वैसे नहीं, नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। आप उसका क्योंकि फिजिक्स में करना कुछ नहीं, न्यूमेरिकल से सॉल्व करने हैं, तो और आप ऐसा प्रिपेयर करें कि कहीं के क्वेश्चन आ जाए मुझसे बस सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर वो नीट लेवल का है तो, और एनसीईआरटी ऑफ कोर्स नीट लेवल का ही है, तो नीट का मतलब बहुत जरूरी है उसको भी सॉल्व करना। अच्छा अच्छा, और केमिस्ट्री में कुछ पार्ट वाइज बोलना चाहेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लास्ट ईयर आपका स्कोर काफी कम था, केमिस्ट्री में ही सबसे कम जी, था, जी, सबसे और इस बार आप खुद के जो टॉपर हैं, आप खुद के अपने के, जी। वो आप केमिस्ट्री में ही टॉपर जी। हैं, और वो भी 2 क्वेश्चन जो आप 43 करेक्ट है जी, आपका, जी, बिल्कुल। और 2 क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो भी वो मेरी खुद की गलती से लास्ट मोमेंट पे है। अच्छा, ठीक है मतलब वो सही टिक जी, मार्क करने के अभी बाद भी आपने क्वेश्चन चेंज कर पेपर दिया? में वो सही ही है अच्छा। लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिल सकते क्योंकि हमारे में लास्ट मोमेंट पे मुझे लगा ये नहीं होगा, दूसरा बबल तो कर बबल किए कोई और, जी। ओहो। तो तो ये केमिस्ट्री में ही लास्ट ईयर आपका तीनों सब्जेक्ट में सबसे लो परफॉर्मेंस था केमिस्ट्री में, और जी। इस साल केमिस्ट्री में ही अपने आप को ये किया, ये जो चेंज लाया आपने, ये थोड़ा सा पार्ट वाइज कुछ जानना चाहेंगे? जैसे कि केमिस्ट्री में मुझे फिजिकल स्टार्टिंग से सही लगा क्योंकि न्यूमेरिकल बेस रहता था, तो फॉर्मूला अगर याद है तो वो बन जाता था, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में मतलब उतना कुछ नहीं है, वो रटने वाला सब्जेक्ट लाइक है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री, इसका मतलब तब ये एनसीईआरटी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तब, बायो की तरह इम्पोर्टेंट है, एज इट इज बायो की लाइन बाय तरह लाइन, हाँ ठीक है, आप लाइन बाय लाइन पढ़े, हर एक चीज याद करें। और मुझे सबसे ज्यादा अगर केमिस्ट्री में किसी चीज में थी तो वो ऑर्गेनिक में थी, ठीक है, ऑर्गेनिक ठीक है, लाइक उसमें जीओसी मेरा थोड़ा वीक था, ठीक है, अच्छा, और उस समय कोरोना का समय था तो उतना पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान था नहीं। कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ था लास्ट ईयर आपका केमिस्ट्री में? 28 क्वेश्चन, 28 आउट ऑफ 45, अच्छा अच्छा, तो फिर कम तो है डेफिनेटली, सिलेक्शन से काफी कम है। तो फिर वही बात था कि लाइक ऑर्गेनिक पे मुझे डर भी उसमें लगता था, रिएक्शन मैकेनिज्म, कब क्या रिएजेंट आ रहा है, कब क्या अटैक हो रहा है, कब क्या लग रहा है, कभी पार्शियल हो रहा है, कभी कंप्लीट हो रहा है, लाइक बहुत एकदम आइडिया ही नहीं था किसी चीज का। फिर उसके बाद से नीट का एग्जाम दे दिया, फिर मैंने मतलब किया कि हाँ
देखे कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली लाइक एनसीईआरटी से ही थे, कहीं इधर उधर से थे नहीं। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा फिजिक्स ठीक है, नॉर्मल है, बायो तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट बच्चों का, ठीक है, अगर वो मेडिकल में है तो बायो तो कर ही लेगा, ठीक है। तो मेरा ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पे था तो वो केमिस्ट्री पे था, और उसमें भी मतलब मेनली फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ऑर्गेनिक ठीक है। तो फिर मैंने उतना उसे पढ़ा, इतना ज्यादा लाइक हर एक रिएक्शन के अलग नोट्स, मतलब नेमिंग रिएक्शन के अलग नोट्स बनाए रखे मैंने, रिएजेंट के अलग बनाए रखे, लाइक हर एक चीज का शॉर्ट नोट्स एकदम अलग अलग तैयार और दीवार पे भी चिपकाए रखे, वैसा भी था? दीवार भर चुका था, अच्छा, दीवार भर चुका था जी। और फिर उसके बाद से क्या किया, लाइक कि बहुत कुछ ऑर्गेनिक, कभी कभी ऐसा था मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑर्गेनिक ही बस पढ़ रही हूँ। हाँ, देखिए ये इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज आपको परेशान कर रहा है, कोई तो ऐसा नहीं कि मुझे उसे डर के नहीं रहना, मुझे उस पे ओवरकम करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं उसे डर जाती पहले तो फिर वो और डराता, उसी को रगड़ना है पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नीट के बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो जो स्टार्टिंग के टाइम होते वो मैंने मेनली ऑर्गेनिक पे ही दिया था, और मैंने सोच लिया था कि इसे इतना अपना बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बना के रखना है। अच्छा, ओहो, ठीक है, जो सबसे कम आया था उसको सबसे ऊपर ले जाना है, क्योंकि मतलब लास्ट मोमेंट पे पछतावा ना रहे कि लाइक इसकी वजह से या फिर ऐसा कुछ। तो फिर उसमें तो मैंने खुद से पढ़ा, एनसीईआरटी से, फिर टीचर्स थे सब, मतलब अकेले तो किसी से कुछ नहीं होता, हर जगह का माहौल पे डिपेंड करता है। तो खुद से एनसीईआरटी, लाइक उस ऑर्गेनिक का भी एनसीईआरटी मैंने एज इट इज बायो की तरह पढ़ लिया। आपने जो खुद से कहा, यस, इसका तो इम्पोर्टेंस आज के डेट में और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब देखिए नॉलेज अवेलेबल है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अब, ठीक है। ये खुद से अगर आपको जज्बा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। एनीवेज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो फिर वही ऑर्गेनिक का आपने ऑर्गेनिक इतना लाइक किया कि फिर मैंने हर एक चीज एकदम लाइक ड्रॉपर में हो के एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू किया, जीओसी से, ठीक है, जीओसी, फिर रिएजेंट, फिर मतलब अटैकिंग क्या क्या, मतलब एकदम बेसिक की तरह, फाउंडेशन की तरह। यही है स्ट्रेटजी कि जिसमें हमको दिक्कत होता है हम उसमें एबीसीडी से शुरू करें। जी बिल्कुल, जीरो लेवल से शुरू किया। फिर उसके बाद से धीरे धीरे करते करते, और ऐसा नहीं कि लाइक सब समझ आ जाता है, इंसान का ही माइंड है, कुछ समझ आता है कुछ नहीं आता, जो नहीं आता था उसको रट भी डालते थे। एट लास्ट में मुझसे पूछने नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन बना कैसे तुमसे। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुछ रिएक्शंस है जो नहीं समझ में, अच्छा ठीक है इसका नहीं आ रहा है कि कैसे अटैक हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको रट गया, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा तो वही रिएक्शन पूछेगा। अब बिल्कुल ठीक है, तो वो मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी का कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस एक्सप्लेनेशन देना नहीं रहता, मेरे को एमसीक्यू है, बबल बस करना है, तो बिल्कुल लाइक रट गया। ये आपने वो बात कर दी कि वो जो ओएमआर शीट है, वो ओएमआर शीट एक कागज का टुकड़ा है, उस पे थोड़ी मेरा फोटो बना हुआ है कि हम है, कौन है, वही वो तो एक कागज है, वो अल्टीमेटली बबल सही होना चाहिए। हाँ, तो आपने सब जहाँ कुछ हुआ उसे याद भी कर लिया। फिजिकल का भी लास्ट मोमेंट है, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी तो मेरा एज इट इज बायो की तरह था, कलरफुल एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा, वो उसमें अलग स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, ये है वो है। अच्छा। एकदम लाइक ये नहीं कि हाँ लोग केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री का भी नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं कि नोट से हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन जो स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाएगा, वो तो उसके टॉप वो से पैराग्राफ से देगा, और आप पैराग्राफ तो अपने नोट्स में नहीं लिखेंगे ना। बिल्कुल, तो आपको मतलब एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी, एट द लास्ट अब फिजिकल में भी होने लगा है। अब तो इतना स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस करते हैं कि फिजिकल में फिजिक्स में होने लगा है, तो तब तो केमिस्ट्री में तो होगा ही, बायो की तरह ही एकदम। ओके, तो एनसीईआरटी इग्नोर नहीं ही करना है, तो करना भी नहीं। और फिजिक्स का कौन सा सेक्शन आपका अपना फेवरेट है, और कौन सा सेक्शन ज्यादा परेशान कर रहा था? अगर परेशान करने में देखा जाए तो सबसे अगर मुझे लगा तो वो काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक था। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, ठीक है। और अगर इंटरेस्टिंग लगा तो फिर मॉडर्न फिजिक्स ले लेंगे, और इधर से थर्मल फिजिक्स 11th का, थर्मोडायनामिक्स। जी। ओके। तो मैकेनिक्स ऐसा था कि मुझे ऐसा था कि मैं फॉर्मूला, इतना उससे डर था ना कि फॉर्मूला भी लिख लूंगी, आधा कैलकुलेशन भी कर लूंगी, फिर लगता था कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं वो क्वेश्चन ही छोड़ देती थी। तो फिर वो डर था, लेकिन जैसे मैंने ऑर्गेनिक का ओवरकम किया था, इसका मैं चाह कर भी लाइक एट द लास्ट हो नहीं पाया था। फिजिक्स में एनसीईआरटी पूरा नहीं, जैसे कि ऑर्गेनिक का मैंने डर अपना खत्म किया था ना, लेकिन मैकेनिक्स का डर जो था ना वो लास्ट तक नहीं हो पाया था, कितना भी उसको क्वेश्चन, कितने जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, वहां बंद भी जाता था। वो टॉपिक ही ऐसा है, आप कितना भी कर लेंगे तब भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो फंस जाएंगे आप, क्योंकि वो मैकेनिक्स में
एक साथ कई चैप्टर की बातें आ जाती हैं, जी उसी में रोटेशन, उसी में ग्रेविटेशन और उसी में क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक ही क्वेश्चन में सब पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा इशू हो जाता है कई बार कि आप तब भी फंस सकते हैं। इसलिए कितना भी आप कुछ कर ले, एक दो गलती करवा ही लेता है वो। हाँ, अगर वो करवाने पे उतर जाए तो ज़्यादा भी करा देगा, ये बात रहती है। ओके ओके। तो फिजिक्स में एक कांस्टेंट स्कोर आपका रहा है पिछले साल और इस साल भी, बुरा किसी साल नहीं था, है ना? ये बात। अब थोड़ा सा हम लोग ये बात कर ले केमिस्ट्री और फिजिक्स के बाद कि, और दर्शकों को बता दे कि अलमास फातिमा को फिजिक्स हमने पढ़ाया है और जो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो अब तक मुझे मिला है उसमें से आती हैं अलमास फातिमा। और इसलिए मैं फिजिक्स मैंने ही पढ़ाया है और फिजिक्स के बारे में और कितनी इनसे बातें करूं, थोड़ा सा फिर वो हल्का लगने लगेगा। बस इतना जान लीजिए कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो मुझे मिला है वो है, और ऑलमोस्ट हर क्लास में ये फर्स्ट बेंचर रही हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लास्ट बेंचर कमज़ोर होते हैं, वो भी तगड़े होते हैं। मैं लास्ट बैक बेंचर, स्कूल में लास्ट बेंचर थे बैक बेंचर तो ये कंटिन्यूअस उसमें अच्छा की हैं। ज़्यादातर जगह मुझे सिर्फ इनको गाइड करना पड़ा कि आप थोड़ा ये कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, और इनके जो डाउट्स थे वो मुझे सॉल्व करना पड़ा। जहाँ पे इनको इशू आ रहा था, फंस रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ पे मैंने कर दिया। बाकी आगे का ये खुद संभाल लेती थी। और किसी भी स्टूडेंट को जो कंपटीशन क्रैक करता है ना, उसके अंदर ये सबसे बड़ा क्वालिटी होता है कि हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट टीचर दे दे और उसके बाद जो है रास्ता बता दे, और मैं खुद चलने की शक्ति रखती हूँ। ये सोच जब तक नहीं होगा ना, वो इस तरह का स्कोर नहीं कर सकता है। 650, 750 इस तरह का स्कोर वो नहीं कर सकता है। तो ये मोटिवेशन होता है। और जब इस तरह के स्टूडेंट मिलते हैं तो अगर उनमें निखार आता है तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा के वो हम में भी निखार आता है। और अगर कहता है कि कोई कि इनके वजह से ये बनी है, अगर किसी को लगता है तो किसी भी टीचर के बारे में, ये टीम के बारे में, ये इंस्टीट्यूट हमारा है, वो इंस्टीट्यूट के टीचर्स की जो टीम है हमारी, उस टीम की वजह से ये बनी है, तो इनकी वजह से टीम भी बनती है ऐसे स्टूडेंट की वजह से। कि क्योंकि उसका भी नॉलेज लेवल हाई होता है। कोई टीचर डिस्कशन करा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक, फिर रिवीजन क्लासेस, बैकअप क्लासेस, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो होना चाहिए आपका, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके इस तैयारी के जर्नी में एक टीचर जो है, मान लीजिए कोई फिजिक्स का टीचर है, तो आपको वो पढ़ाया है तो 30 में 30 चैप्टर आपका शानदार वो कर दे। 30 चैप्टर्स ऑलमोस्ट है फिजिक्स में। कहीं पर हो सकता है कि कोई क्लास मिस हो गया हो आपसे, या वहाँ पे टीचर वाली कोई एक दो बातें किसी चैप्टर में आप नहीं समझ पाए, वो आपको खुद से दूर रखने का ये जज्बा रखना है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। एनीवेज, मैं तारीफ अलमास फातिमा का करना चाहूँगा। यहाँ पे गलती से मैं खुद अपना तारीफ ना करने लगूँ, ये ठीक नहीं होगा तो आगे अलमास, बायोलॉजी की बात जो है वो ज़्यादा हम लोग की ज़रूरत नहीं है करने की। बस उसमें खाली ये कहेंगे कि जिस तरह से बायोलॉजी में जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है जी। वो उनका 85 प्लस करेक्ट रह रहा है जी। सिलेक्शन वाले लोगों का। मतलब ये हुआ कि आपका जो सही है वो तो ठीक है, अगर एक भी गलती हुआ है तो क्यों गलती हुआ है। अब आज के डेट में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसके लिए आप मतलब कैसे मल्टीपल सोर्सेज से प्रैक्टिस करती थी, टेस्ट सीरीज वगैरह का इम्पोर्टेंस थोड़ी इसकी बात करें। और 87 आउट ऑफ 90 आपने लाया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि भाई 3 ही गलत हुआ जी। मतलब इतना कम गलत हुआ, 1 गलत हो, 2 गलत हो, 3 गलत हो, 5 गलत हो, ज़्यादा नहीं गलत हो, क्या किया जाए इसके लिए?
देखिए बायो का मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो आधा आपका कवर अप कर रहा है 360 720 में, तो और हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो आप उसमें अगर इनपुट अच्छा खासा दे रहे हैं तो आप उसको आउटपुट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है साइंस के स्टूडेंट है बायो हो जाएगा, तो ये नहीं कि बायो को छोड़ ही देना है, क्योंकि वो तो 50% आपका कवर कर रहा है, तो उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। और टेस्ट सीरीज का बात और क्वेश्चन का मार्क जैसे बात है, तो आपको ऐसे सोर्सेज लेने हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हो, क्योंकि अगर इधर उधर से आएंगे तो आप कंफ्यूजन में जाएंगे कि मेरे से ये नहीं आ रहा है, ये टॉपिक मेरा पढ़ा नहीं है, मेरा वीक है, तो आप फिर नेगेटिविटी की तरफ चले जाइएगा। और फिर जैसे कि आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड, और टेस्ट भी हर जगह एनसीईआरटी बेस्ड ही हो रहे हैं, ठीक है। और बायो में आपको ऐसा पढ़ना है कि लाइक हाँ क्वेश्चन कहीं से भी है, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड हो तो मुझसे बनना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ का नहीं है तो मेरे से नहीं बनेगा, ऐसा है तो नहीं बनेगा। ऐसा आपको प्रिपरेशन बायोलॉजी में करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन हो, कहाँ का मतलब कहीं का भी हो, बस बन जाना चाहिए, ठीक है। अब बायो में ये नहीं सोचना है कि मैं एक ही बुक पर प्रैक्टिस कर रही हूँ तो 2 साल तक एक ही बुक प्रैक्टिस करूंगी, वैसा बिल्कुल बायो में नहीं होना चाहिए। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा वैरायटी निकलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के 2 लाइन से 10 क्वेश्चन बनाने को टीचर्स बनाने बैठे तो 10 क्वेश्चन मतलब भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना मैक्सिमाइज हो सके। जी बिल्कुल, जहां से पॉसिबल हो, टेस्ट के थ्रू हो, आपके पास जो बुक्स है उसके थ्रू हो, आपके रिस्पेक्टेड वो कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हो उसके हो, तो आप जितना हो सके ये नहीं कि एक ही अगर मेरे पास मॉड्यूल है तो मैं बस मॉड्यूल का ही बनाऊंगी, बाकी कोई साइड बुक नहीं बनाऊंगी, या फिर टेस्ट के क्वेश्चंस रिव्यू नहीं करूंगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जितने क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिले उतने ज्यादा जरूरी। और टेस्ट सीरीज तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर जगह से पता चल रहा है, अलग अलग टीचर्स बना के दे रहे हैं, ठीक है, तो सबका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू पता चल रहा है कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। और एनालिसिस तो सबको पता लगे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज और साथ में मंत्रा कैरियर इंस्टीट्यूट मोतिहारी के अचीवर बैच की स्टूडेंट अलमास फातिमा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बातें। अब थोड़ा सा अब सब्जेक्ट से बाहर निकलते हैं जी। और ये आजकल बच्चे बहुत जल्दी वर्ड यूज करने लगते हैं स्ट्रेस जी। और होते होते अभी मतलब थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ता है तब तो डिप्रेशन की बात करने लगते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सब जो है डिप्रेशन तो बहुत बुरा वर्ड हो गया, स्ट्रेस भी गड़बड़ हो गया, थोड़ा प्रेशर लेना चाहिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन स्ट्रेस या उस तरह से फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो आप रेगुलर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करती थी, और टाइम मैनेजमेंट के वगैरह के बारे में थोड़ा सा रूटीन वगैरह के बारे में बताएं। जी, लाइक प्रेशर तो जरूर होना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव प्रेशर, हेल्दी प्रेशर, ठीक है, क्योंकि अगर प्रेशर आपके पास नहीं है तो वो सबसे बड़ा प्रेशर है फिर, ठीक है। तो प्रेशर होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हम उसको पॉजिटिवली ले, हम उस पर पॉजिटिव वर्क करें ताकि आउटपुट जो है वो भी पॉजिटिव हो। ये ना कि इतना हम प्रेशर ले लेंगे कि हम दिन भर मतलब हाँ ठीक है आज मतलब अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो सुबह से रात कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा, तो उस चक्कर में आपका पूरा दिन वेस्ट गया। तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और प्रेशर की क्या ही बात है, लेकिन हमारा काम क्या है, बस पढ़ना, ठीक है। अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो अलग ही चीज है वो, ठीक है। तो हमारा पढ़ने के बाद अगर आप प्रेशर ले रहे हैं मार्क्स की वजह से, ठीक है, तो मार्क्स की वजह से है तो ठीक है, थोड़ा बहुत ले रहे हैं वो अच्छी बात है, उसको हम पॉजिटिव वे में यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, हम उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, हम उसके अलग नोट्स बनाएंगे, अलग शॉर्ट डायरी बनाएंगे कि हाँ मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सा रीप्लानिंग करेंगे, ठीक है। सबको बुरा लगना है कि अब लगता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं फिर भी आपको उस हिसाब से आउटपुट नहीं मिल रहा है, सबको बुरा लगता है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो इसमें उतना कुछ बात नहीं है, लेकिन नहीं होता है, लोग आजकल उसी सोच में लेके पता नहीं कहां से कहां धीरे धीरे स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा रहे हैं। मतलब बताइए ना, 17-18 साल एज है बच्चों का, और इस एज में इस तरह का स्ट्रेस लेना ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं ठीक से, ईमानदारी से अगर कर रहे हैं तो उतना काफी है, उतना काफी है। और आप अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखिए, क्योंकि आपने ही अगर आज दिन भर पढ़ाई नहीं किया है तो आप अपने आप को
बस उतना ही दोष दीजिए कि ठीक है, आज थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरटेनमेंट में रह गए, खेल कूद में रह गए, उसको ठीक कीजिए। ये डिप्रेशन जैसी वर्ड्स ये सब ठीक नहीं है। जीवन अनमोल है, उसको ठीक रखिए, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, ये इम्पोर्टेंट है। डिप्रेशन से मुझे याद आया कि एक बार एक बच्चा बोल रहा है कि अपनी दादी को कि दादी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अब दादी बेचारी, उसको क्या मालूम डिप्रेशन का होता है। जब ये बोला कि दादी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो दादी बोल रही है जा बाबू जा, ठीक से जइहा, लेकिन जहाँ भी जइहा छठ में घरे जरूर अइहा। मतलब जाओ बाबू, आराम से जाओ, जहाँ भी जाना छठ में घर जरूर आना। मतलब समझ रहे हैं ना, वो दादी जैसा होना है। डिप्रेशन जानना ही नहीं है क्या होता है। आप अपना काम कीजिए, ठीक से कीजिए, खुश रहिए। नॉलेज ले रहे हैं आप, अगर आपने मेहनत सही किया है तो वो कहीं ना कहीं रंग लाता है, रंग लाता है। दुनिया में और भी रास्ते होते हैं, ठीक है ना, साथ साथ चल रहा होता है। कई बार आप डॉक्टर बनने के बाद भी आप डॉक्टर तो रहेंगे, कल हो के कौन जानता है, कल आप क्लासेस भी ले रहे होंगे, पढ़ा भी रहे होंगे, डॉक्टर भी होंगे, और भी कुछ काम भी देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने भी एक कोशिश की है। तो मोटिवेटेड रहना इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, प्रेशर थोड़ा लेना है, लेकिन वो पॉजिटिव प्रेशर लेना है, ठीक है। और नींद भी सही लेना जरूरी है। नींद तो लाइक बहुत जरूरी है, मिनिमम 6 से 7 तो लाइक बहुत जरूरी है। गुड, रात का आपने तो मेरी वाली बात कर दी, 7 घंटे वाली। हाँ, 6 से 7 रात का एक जो वो स्लीप होता है। अगर दिन में भी आपका जो सिटिंग आवर होना चाहिए वो भी बहुत वेरी करता है। लाइक सब बच्चों का पर्सनल होता है, ठीक है। लाइक मैं ज्यादा देर लंबा अगर बैठूंगी तो तभी एक्सट्रीम तक, जब तक लाइक मेरा माइंड खुद मेरे को बोले कि रेस्ट कर लो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब अगर 3 से 4 घंटे होने लगे तो मेरे माइंड में खुद होता था कि मुझे एक लाइन में 10 बार पढ़ रही हूँ, मतलब अब हो गया, अब उसको रिलैक्स होना है मेरे माइंड को। तो मैं उस समय ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती, नहीं अब नहीं पढ़ने बैठे तो पढ़ेंगे 6 घंटा बाद ही उठेंगे, वैसा वाला बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप उस समय उठ जाएं, ठीक है, ऑब्वियसली उस समय उठ जाएं, आप फ्रेश इन्वायरमेंट में जाए, थोड़ा मतलब खुले जगह में जाए, ठीक है, थोड़ा टहलना, लाइक उठें, टहलें। अगर घर पे बात करना, अगर बाहर रह रहा है घर पे बात करना है तो घर पे बात कर ले, दोस्त है तो दोस्तों से बात कर ले, लेकिन एक लिमिट में। ये नहीं कि एकदम अब शुरू कर दिए तो कर ही टहले ही जा रहे हैं। नहीं वैसा नहीं कि हाँ ठीक है, अगर हम लिए तो ठीक है, 20 मिनट का हम गैप ले रहे हैं, अगर कुछ खाना पीना है तो कर लिए, ठीक, खा पी लिए, ठीक है। अगर गाना सुनना पसंद है तो जिसको सबका अपना अपना तरीका थोड़ा सा 10-15 मिनट ऐसा रिलैक्स। तो ये नहीं कि नहीं अगर हम पढ़ने बैठे हैं, मेरा माइंड बोल रहा है कि रिलैक्स करो, फिर भी हम लेके बैठे हैं, तो वो तो फिर आपको कुछ नहीं करेगा, आपको पढ़ाई से मन हटाएगा। बिल्कुल। तो फिर वही करना है कि जिस तरीके से आप रिलैक्स फ्री हो सके, मतलब उस समय टेंशन फ्री इन द सेंस कि माइंड को रिलैक्स कर सके, थोड़ा ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन ले माइंड को, लाइक ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचाए, फिर वो दोबारा शुरू करेगा अच्छे तरीके से। हाँ, और ये ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन की बात किए तो लगातार अगर 5-6 घंटा बैठे रह गए और बीच में हिलडुल नहीं किए हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भी टहल लेना अच्छा ही होता है, क्योंकि जो थाइज है ना, इसमें डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की घटना कम होती है, थोड़ा सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है लोअर लिम्स में, पैरों में, और फिर आप आगे फिर से बैठिए, कीजिए, ये अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है आपका। और 10th क्लास के बाद आप सीरियस हुए नीट के लिए, या पहले से कुछ इरादा था? देखिए, जैसे कि मेरे जो फादर हैं वो मतलब डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेडिकल आप अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ी बताएं। तो जैसा है कि जो मेरे फादर हैं वो डॉक्टर नहीं है, बट वो मेडिकल फील्ड में ही है। तो उनका जैसे कि हम 3 भाई बहन हैं, ठीक है, तो उनका था कि हाँ तीनों बच्चे मेडिकल फील्ड में ही जाएं। तीनों ही? जी, तीनों ही, एक भी मतलब ऐसे नहीं कि एक, ऐसे नहीं। अच्छा। तो जो मेरी बड़ी बहन है, ठीक है, मुझसे बड़ी, हाँ, आपसे बड़ी है जी, तो वो अभी उसका फाइनल इंटर्नशिप चल रहा है, MBBS का, लखनऊ। कहाँ से? लखनऊ से जी। तो अभी उसका हो गया, फिर उसके बाद से मैं थी तो मेरा भी यही हुआ। तो और एक बात था कि जैसे कि अभी मेडिकल में इतना सब कुछ हो रहा है कि हर दूसरा बच्चा मेडिकल में ही जाना चाह रहा है, ठीक है। तो जैसे तो मेरी अम्मी बोली कि अब्बू को कि नहीं है, एक ही बेटा है, इतना सब कुछ है तो दूसरे स्ट्रीम में ले जाइए। तो मेरे अब्बू सीधा ये बोले कि इतना साल हम मेहनत इसीलिए किए थे कि अपने बेटा को दूसरे फील्ड में ले जाए, इतना नाम बनाए थे, मेडिकल में हट ही जाएगा, क्योंकि बेटी तो चली ही जाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो मतलब ऐसा था कि वो बचपन से ही था कि तीनों डॉक्टर ही बनेगी।
हाँ, और अच्छा। मतलब ऊपर वाले का रहम था कि अभी तक तो दोनों का दो हुआ, बन अभी गए हैं भाई और छोटा छोटा है, भाई अभी अभी छोटा है। अभी 12th में है, तो अभी उसका भी इंशाल्लाह हो ही जाएगा। इंशाल्लाह। तो फिर अभी इसी हिसाब से अभी चल रहा है। तो ऐसा था कि लाइफ बचपन से ही देखते आए हैं कि हाँ मेडिकल है और सुनते भी यहाँ करना है, तो खुद ब खुद डेवलप में मतलब खुद होने लगा, इंटरेस्ट इसी में आने लगा। इसके अलावा बचपन में कोई पूछता था तो हाँ ठीक है डॉक्टर ही बनेंगे, तो वो अच्छा, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने खुद सोचा या अच्छा, फिर अच्छा, वैसा था, सुन बचपन से ही वही माहौल में हूँ, अच्छा, तो अच्छा। वैसा कुछ नहीं था कि तो बस हाँ उसमें वो लग ही गए, इनबिल्ट होते गया होते गया। और उसमें लग गए। हाँ जी, ओके। दूसरा ऑप्शन नहीं था, कुछ टाइम के लिए था मेरा भी लाइक कि हाँ यूपीएससी में भी जाना है, तो ओके। लेकिन फिर मेन तो यही था। अच्छा, यूपीएससी का भी सोचा था थोड़ा। जी हाँ, हाँ, और हाँ। अभी भी है कि अच्छा, वो अभी भी कहीं है। जी अच्छा, अच्छा, ठीक है, वो एक आपके हाथ में है, आप आगे कोशिश करना चाहेंगे तो एज यू विश। डॉक्टर्स तो कई फील्ड्स में हाँ जाते हैं, कम से कम मैनेजमेंट के फील्ड में एटलीस्ट भी एक जाते हैं, वो अटेम्प्ट। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाते हैं, और एक ये फील्ड सेलेक्ट किया और उसमें कामयाबी पाई। और बहुत अच्छा लगा अलमास आपसे बात करके, और आपके इस जर्नी पे हम आगे आपका जर्नी स्मूथ हो और शानदार इवेंट से भरा हुआ हो, ये कामना करते हैं। और इस नए साल पे, हालांकि आज 3 जनवरी है, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू। और वक्त मिले तो जो एस्पायरेंट्स हैं उनको गाइड कीजिएगा, जहाँ रहे वहाँ गाइड कीजिए। मैं भी जब कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज में था, तो जहाँ जहाँ मौका मिलता था क्लासेस हम लेते थे, उनको हेल्प करते थे, गाइड करते थे, क्योंकि उससे आपका अपना जो सुंदरता है ना और बढ़ता है, आपका नॉलेज लेवल बढ़ता है, आपकी इंटर पर्सनल स्किल्स है वो बढ़ता है। ठीक है, और अंत में कुछ और आप कहना चाहेंगे तो प्लीज। एक ही बात है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो खुद को इतना वो माइंड सेट कर ले कि हाँ करना है, तो सामने वाला कोई आपको रोक नहीं सकता है। और हर चीज़ के लिए दूसरे को ब्लेम करना कि अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए तो टीचर्स को ब्लेम करना या फिर जगह को या फिर माहौल को, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि गलती आप में है। ठीक है, उसी क्लास में रह के कोई पढ़ रहा है, ठीक है, उसी क्लास में रह के कोई दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है, और आप अपने टीचर्स को या फिर जगह को या फिर माहौल को ब्लेम करने में ही रह जाते हैं, तो वो तो स्टूडेंट की सबसे बुरी आदत है। ठीक है, तो सबसे बात है उसको आप हटा दीजिए। आप जहाँ है जितने में है उतने में आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करिए। ठीक है, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एक ही चीज होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट दे देंगे तो आपका आउटपुट फिक्स है। हाँ, ठीक है, तो बात ये है कि आप उसको 2 साल में दे रहे हैं या 4 साल में दे रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुछ बच्चे जो सीरियस है वो 2 साल में दे के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले रहे हैं, कुछ बच्चे को स्टार्टिंग में बहुत मजे ठीक है हो जाएगा कर रहे हैं, फिर बाद में उन्हें समझ आता है तो फिर वो बाद में देते, फिर उनका बाद में निकलता है। ऐसे नहीं, अगर वो दे रहे हैं तो उनका एकदम कंफर्म है कि होना ही है। ठीक है, तो वही है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्डवर्क वो मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो आप पे डिपेंड कर, आप उसको 2 साल में दे, 4 साल में दे या 6 साल में दे। ठीक है, तो और क्या ही है फिर, मतलब सबको पता है कि कंपटीशन के लिए पढ़ना तो मस्ट है, पढ़ाई के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना है, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह कुछ होता नहीं है, वो आप जितना सोचेगा उतना बड़ा लगने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एकदम रिलैक्स रहिए, जिस मतलब ये नहीं कि बस हाँ, पढ़ाई ही मतलब जो करिए। काम कर रहे हैं उसको जी, प्राइमरी जो काम है जी, उसको आप ठीक है। प्राइमरी बना के हाँ, रखिए। पढ़ाई तो करिए ही साथ थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रेश करने का जो आपका सोर्स है वो करिए, बस ये नहीं कि उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होने लगे। डिस्ट्रैक्ट ठीक है, उसको कन्फाइंड टाइम के लिए रखिए, हो गया हाँ माइंड फ्रेश हो गया तो फिर पढ़ने ही बैठना, ये नहीं कि अच्छा माइंड फ्रेश हो गया तो दूसरे काम में चलेगा। ठीक है, तो कुछ टाइम की बात है, रिस्ट्रिक्ट करिए, फिर कॉलेज में तो कोई आपको बोलेगा नहीं कि इतने घंटे पढ़ो या वैसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो। हाँ, हाँ, हाँ। या इस चक्की का आटा खाओ, इस चक्की का आटा खाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू अलमास फातिमा। थैंक यू सो मच। और फिर कभी इस तरह का मौका आया मिलेंगे और बातें करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।